पहले भी खालिस्तान की मांग उठी थी और मध्य प्रदेश को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाने के बाद अर्जुन सिंह को राज्यपाल बनाकर पंजाब भेजा गया था, जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने वहाँ खालिस्तानियों को ख़त्म कर दिया था। और इतने साल बाद खालिस्तानियों ने फिर से मांग की जा रही है, जिसके पीछे बहुत सारी विदेशी साजिशें भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम की। खालिस्तान की हरकत से याद आया अर्जुन सिंह। पहले हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। कांग्रेस ने इस मांग में 3 समूहों का विरोध भी किया और एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरी मांग थी मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा तो हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना, लेकिन पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग की और इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन 19 साल तक चला। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान भी लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। हम बात करेंगे सन 1947 की। अंग्रेज भारत के 2 देशों को बांटने की योजना बना रहे थे। तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। उन्हें लगा कि अपने मुल्क को अलग करने की यह सबसे उपयुक्त समय है। आज़ादी के बाद इसे लेकर हिंसक आंदोलन भी चला, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। अब हम आपको बताएंगे कि खालिस्तान का नाम कब दिया गया। जैसा कि बताया कि अलग सिख देश की आवाज़ लगातार उठती रही है और आंदोलन भी होता रहा है। 70 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई चीज़ें हुई। 1971 में गजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहाँ के अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज पर विज्ञापन प्रकाशित किया और विज्ञापन इसलिए प्रकाशित किया ताकि आंदोलन और मजबूत हो जाए। बाद में 1980 में उसने खालिस्तान राष्ट्र परिषद बनाई और उसका मुखिया बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान का देश का टिकट भी जारी किया था। 1978 में जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के नाम पर संकल्प पत्र भी जारी किया। देश को खालिस्तान बनाने के लिए 80 के दशक में आंदोलन पूरे उभार पर था। उसे विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए वित्त और नैतिक समर्थन भी मिल रहा था। इसी दौरान पंजाब में जर्नल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता के रूप में यह उभर कर सामने आया। हम आपको बताएंगे, कहा जाता है कि जर्नल सिंह भिंडरावाला वो सिख धर्म में कट्टरवाद का समर्थक भी था और सिखों को शराब पीने, बाल काटने जैसी चीज़ों पे वो सख्त इसके खिलाफ था। भिंडरावाले ने पूरे पंजाब में अपनी पकड़ बनानी शुरू की, जिससे कि पंजाब में अराजकता का दौर शुरू हो गया। यही नहीं, खालिस्तान आंदोलन यही नहीं ख़त्म हुआ।
इसके बाद कई छोटे छोटे संगठन भी बनाए गए। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया। वहीं इस विस्फोट में 329 लोगों की मृत्यु हो गई। 10 अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्या की 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। वैद्या ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम एक संगठन ने की थी। ऐसी कई घटनाएं जो खालिस्तान समर्थकों ने की थी, जो हमने आपको अभी बताई। अब हम बात करेंगे 31 अगस्त 1995 में पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट के बारे में। पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। ब्लास्ट में 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इन सब घटनाओं को खालिस्तान आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। कई दूसरे देशों में बैठकर भी खालिस्तान समर्थक भारत में कट्टरवादी विचारधारा को हवा देते हैं और विदेशों में भी खालिस्तान समर्थक लगातार पनप रहे हैं। बात की जाए कोरोना महामारी के दौरान भी यह संगठन एक्टिव थे। जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई, उन्होंने रेफरेंडम की मांग की। रेफरेंडम का आधार वही भारत से अलग खालिस्तान देश की मांग है। इस तरह का पहला रेफरेंडम साल 2021 के अक्टूबर महीने में हुआ। तब से लेकर अब तक ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, इटली और कनाडा में रायशुमारी हो चुकी थी। इसके पीछे कई संगठन का हाथ भी है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अमेरिका से चलने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस का भारत सरकार जुलाई 2019 में इस पर भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप पर बैन भी लगा चुकी है, जिसके लिए अनलॉफुल एक्ट माना यूएपीए का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन यह संगठन भारत से बाहर अपना काम लगातार कर रहे हैं और जब भी मौका मिलता है खालिस्तान की मांग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा दिया जाता है। खालिस्तान के आतंकियों ने भारतीयों के खिलाफ मेलबोर्न में भी हमला कर दिया था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। खालिस्तान समर्थक ने तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर हमला किया और ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह से ठीक पहले ही इन खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिरों को निशाना बना लिया। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी पहुंचे थे। वहीं माना जाता है कि भारतीयों के जोरदार विरोध और जनमत संग्रहालय में शामिल होने वाले की कम संख्या की वजह से खालिस्तान बौखला गए थे और उन्होंने हमला कर दिया। जिस दौरान खालिस्तानियों ने तिरंगे का हमला किया, उसी दौरान खालिस्तान आतंकी पिछले कई दिनों से ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ जहरीले अभियान चला रहे थे। अब हम बात करेंगे अमृतपाल सिंह की। अगस्त 2022 में अमृतपाल दुबई में अकेले ही पंजाब आया था। अक्टूबर में अमृतपाल ने जर्नल सिंह भिंडरावाला के गांव रोडे में वारिस पंजाब देश संगठन के नए मुखिया तौर पर ओहदा संभाला। यह संगठन दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने बनाया था। इस दौरान आयोजित समारोह में अमृतपाल ने खुद को जर्नैल सिंह भिंडरावाला को अनुयायी बताते हुए सिख युवाओं को अगली जंग के लिए तैयार होने का आह्वान भी दिया, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई। जांच शुरू की गई और गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी का भी कहना है और लोगों ने भी बताया कि वह काफ़ी शर्मीला था, पढ़ाई में भी औसत ही था। खालिस्तानी विचारधारा का पाठ उसे दुबई में पढ़ाया गया। अमृतपाल की दस्तारबंदी में खाली समर्थक भी शामिल हुए, जिसमें मंच में ही खालिस्तानी के नारे भी लगाए गए। वहीं बब्बर खालसा, प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और पूर्व में बैन रहे संगठनों के पुराने सदस्य भी
इसमें देखे गए। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह को सिख समुदाय को धमका रहे हैं। वहीं एक चैनल की रिपोर्ट से बातचीत कर अमृतपाल सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यह अब तक शांतिपूर्ण ही रहेगा जब तक इसे दबाया नहीं जाएगा। वारिस पंजाब देव प्रमुख ने कहा कि अगर मैं कानून के खिलाफ कुछ कर रहा हूं तो बताइए, मैं अलग देश की मांग कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका अधिकार है। अगर भारत अभी भी लोकतांत्रिक देश है तो मुझे गृह मंत्री की ओर से धमकी क्यों मिल रही है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने अलग खालिस्तान की मांग भी की और गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि वह खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा किया था। अगर आप भी ऐसा ही करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के लिए भी ऐसा ही करते हैं तो मैं देखूंगा कि वह गृह मंत्री पद पर रह पाते हैं या नहीं। साथ ही अमृतपाल ने यह भी कहा कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। वहीं बात करेंगे खालिस्तान समर्थक में विदेशी संगठनों के बारे में। एक विदेशी संगठन है जिसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पंजाब को खालिस्तान देश बनाने का है। इस संगठन का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। इसकी स्थापना 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुका गुरपंत सिंह पुन्नू SFJ का चेहरा है। दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार आतंकवादी संगठन और अलगाववादियों के खिलाफ कड़े फैसले का काम जारी रखे हुए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही विदेश आधारित भारत विरोधी संगठन पर भी लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने बुधवार को खालिस्तान समर्थक संगठन द सिख फॉर जस्टिस को इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे विदेश नागरिकता के कुछ कट्टरपंथी सिखों की ओर से संचालित यह संगठन SFZ, SFJ और UAPA 1967 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी घोषित करार किया गया। वहीं बात करेंगे 1985 की। विधानसभा चुनाव के बाद अर्जुन सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें राज्यपाल बनाकर पंजाब भेज दिया। राजीव ने यह फैसला क्यों लिया और अर्जुन सिंह ने इसे क्यों मान लिया, इसे लेकर आज भी कयास लगातार जारी हैं। हम बात करेंगे कि कौन है ये अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह एक राजनेता थे। मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर राजनेताओं में शुमार किए जाने वाले अर्जुन सिंह की राजनीति में एंट्री जितनी विवादास्पद है, उतनी ही राज्य के मुख्यमंत्री पद में उनकी विदाई। 1957 में पहली बार विधायक चुने गए अर्जुन सिंह को कांग्रेस का टिकट ऑफर दिया गया, लेकिन वह निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। चुनाव जीतकर उन्होंने कांग्रेस को यह भी बताया कि उन्हें पार्टी का कृपा पात्र बनने की जरूरत नहीं है। अपने पहले चुनाव में कांग्रेस जैसी सर्वशक्तिमान पार्टी को ठसक दिखाने वाले मध्य प्रदेश के दाऊद साहब साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के एक इशारे पर मुख्यमंत्री पद का त्याग करने को तैयार हो गए। यह आला कमान के सामने उनका आत्मसमर्पण था या गांधी परिवार से अपनी नज़दीकियां बनाए रखने की मजबूरी। इसको लेकर राजनीति में जानकार अब भी एकमत नहीं है। 9 जून 1980 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अर्जुन सिंह को यह कुर्सी संजय गांधी के समर्थन से मिली। हालांकि इससे पहले विधानसभा में विपक्ष नेता थे, लेकिन उस समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे वी भानु सिंह सोलंकी
बड़े आदिवासी नेता थे। वह मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को स्वाभाविक दावेदार के रूप में पेश कर रहे थे। सन 1980 में उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस को 246 सीटों पर जीत मिली और सीएम पद के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई। 1980 से 1985 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अर्जुन सिंह पर कई विवाद भी आए। विपक्ष के साथ साठगांठ से लेकर चुरहट लॉटरी कांड से संबंधित तमाम आरोप उनके खिलाफ भी लगे, लेकिन वह हर बार बेदाग बच निकलने में सफल रहे। यह भी कहा जाता है कि उस समय विपक्ष के नेता रहे सुंदरलाल पटवा उनके अच्छे दोस्त थे और दोनों के बीच गोपनीय समझौता भी था। लेकिन पटवा ने 1985 के बीच हर साल विधानसभा में अर्जुन सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 1985 में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को 251 सीटों पर जीत मिली, तब अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था। इन चुनावों में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा वही थे। बिना किसी खास प्रतिरोध के उन्हें नई विधायक दल का नेता भी चुना गया। अगले दिन वह अपनी कैबिनेट के अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में राजीव गांधी से मिलने भी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री आवास में। जैसे ही वह राजीव गांधी से मिले, उन्होंने अर्जुन सिंह का हाथ पकड़कर पंजाब का राज्यपाल बनने का उन्हें आग्रह कर दिया। जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह सर्वशक्तिमान बन गए थे। उन्होंने अपने दम पर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रखी। उनकी ताकत की धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ने लगी थी। यह शायद कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व का आंतरिक डर था, जिसके चलते उसने अर्जुन सिंह को राज्य से बाहर भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर सवाल यह भी है कि अर्जुन सिंह इसके लिए क्यों राजी हुए। इसके जवाब में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से उनकी नज़दीकियों का तर्क भी दिया जाता है। अर्जुन सिंह गांधी परिवार के कितने नज़दीक थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। अमृतपाल सिंह के भड़काऊ बयान थमते नहीं दिख रहे हैं और पुलिस प्रशासन और पंजाब सरकार को चुनौती देने के बाद भी अब उसने एक और जहर उगला है। अमृतसर की मीडिया से एक बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा पवित्र चीज़ है और आज़ादी के पहले भी भारत नहीं था। अमृतपाल ने कहा कि वह भारत की परिभाषा नहीं मानता और पंजाब एक अलग देश है। अमृतपाल और उसके समर्थक अमृतसर के अजनाला थाने पर गुरुवार को कब्जा भी कर लिया और अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफानी को पुलिस ने किडनैपिंग और मारपीट के केस में गिरफ्तार भी किया था, जिसके विरोध में हथियारबंद समर्थकों ने बवाल कर दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सिख वारिस के संगठन ये सब करा रहे हैं। खालिस्तान समर्थकों का लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सिख वारिस के संगठन यह सब कर रहे हैं। वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि खालिस्तान समर्थक के अमृतपाल लगातार मंत्रिमंडल और राजनीति में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं और क्यों लगातार इंदिरा गांधी को लेकर धमकी दी जा रही है। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।